Hey guys, welcome to our YouTube channel JOE for Years। सो दोस्तों, इन दिनों कुछ सवाल हैं जो मेरे मन में जो है वो पैदा हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ उन सभी एस्पिरेंट्स के मन में भी ये क्वेश्चन जो हैं वो डेवलप हो रहे होंगे या क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे, जो इन दिनों एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिन्होंने जो है वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो अपने रिज़ल्ट की जो है वो वेट कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ही तीन चार क्वेश्चंस हैं। अगर आप मुझसे जो है वो सहमत हो या आपके मन में भी ये सवाल चल रहे हैं तो हमें बताइएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आपके मन में इन दिनों चल रहे हैं कमेंट बॉक्स में, उसके बारे में भी हमें अवगत करवाइएगा। किस तरह की प्रिपरेशन रहनी चाहिए? क्या HPPSC को जो है वो सस्पेंड करना सही था? पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का क्या एक और जरिया हो सकता है? HPPSC को जो है वो दे तो दी है, पर क्या ये निर्णय जो है वो बिल्कुल सही रहेगा? क्या रास्ता हो सकता है जो है वो पेंडिंग भर्तियों को HPPSC को ना देकर, या जैसे अभी HPPSC की तरह कोई अभी उनकी तरफ से कोई अभी स्टेटमेंट नहीं है, तो उसके अलावा क्या रास्ता हो सकता है एच जो है भर्तियों को पूरा करने का, पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का? और इन दिनों आखिरकार वास्तविकता में हो क्या रहा है, नई भर्तियां कब तक आएंगी और एस्पिरेंट को इन दिनों क्या करना चाहिए? तो ये कुछ एक सवाल है जो मेरे मन में जो उन दिनों पैदा हो रहे थे। प्रिपरेशन भी चली हुई है, पर ये जो कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो रेज डेली होते हैं। और मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है और मुझे ऐसा जो है वो एहसास हो रहा है कि आपके मन में भी कहीं ना कहीं ये सवाल पैदा होते होंगे। तो इनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि इन दिनों में कोई GS का कोई कोर्स लेकर आया जाए, या फिर हिमाचल प्रदेश को कवर की जाए, GK कवर की जाए, या अगर आप चाहते हो कि खाली कंप्यूटर को ही कवर की जाए, तो इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हमें आइडिया लगे कि यार ये चीज़ आपको बतानी है। कोई आप अगर डाउट आपके मन में हो तो वो सब भी आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। या किसी सिलेबस को बताना हो, मटेरियल कहाँ से पढ़ना हो, किस तरीके का मटेरियल पढ़ना हो, किस तरीके से मटेरियल को पढ़ना हो, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई आपका क्वेश्चन हो तो वो हमें आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए आइए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या HPSSC को सस्पेंड करना बिल्कुल सही था। देखिए, बिल्कुल लॉजिकल और बिल्कुल जेन्युइन बात होगी, टू द पॉइंट बात होगी। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने का मेरा इसमें कोई उद्देश्य नहीं है। तो देखिए, HPSSC को क्या सस्पेंड करना सही था? देखिए, HPSSC किसी एक व्यक्ति के मिलकर, या फिर किन्हीं चार व्यक्ति जो अंदर इस समय आपके जेल में हैं, या फिर चार व्यक्ति जो आपके सस्पेक्ट हैं, उनसे मिलकर HPSSC नहीं बनाए। HPSSC के अंदर और भी आपके बहुत लोग, लगभग 50 से 60 एम्प्लॉई आपके और काम करते हैं। और ये एक बॉडी है, ये एक कमीशन है जो कि आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है। तो क्या इसे सस्पेंड करना बिल्कुल आपका सही था? अब देखिए, जो आप नई कोई एजेंसी बनाओगे, सपोज कि जब आप NTA के बेस पर जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बेस पर कोई और संस्था बना रहे हो, तो काम तो आखिरकार उसने भी वही करना है जो HPSSC जो है कर रहा था। तो यहाँ सिर्फ आपने क्या है कि आपने अपनी जो है वो खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, या खुद के नाम के साथ जोड़ने के लिए कि यार हमने HPSSC को भंग किया, इसके लिए आपने जो है वो जल्दबाजी में HPSSC को सस्पेंड कर दिया, जबकि आपके पास कोई और फर्दर ऑप्शन नहीं था कि इसकी जगह एटलीस्ट पेंडिंग भर्तियों को कौन कवर करवाएगा। तो मेरे हिसाब से ये कोई अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि कोई भी जो संस्था है या कमीशन है, वो एक ऐसा नहीं है कि चार आदमी के मिलकर बनेगा, उसमें कोई और भी लोग रहते हैं। 45 या 55 आदमी उसमें और थे जो उसमें कार्य कर रहे थे। तो चार आदमी की वजह से अगर आप एक बॉडी को ही सस्पेंड कर देते हो, जिसके हाथ में कि एटलीस्ट 4,000 बच्चों का भविष्य भी लटका हुआ है जिनके हाथ में, तो वो सिर्फ हो सकता है कि आपने अपने एक लाइमलाइट में लाने के लिए किया हो कि यार हमारे काल में हमने ये किया था। अगर आप NTA की तर्ज पर कोई और एजेंसी बनाते हो, तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि उसमें कल को जो है वो पेपर लीकेज नहीं होगा? या आप ऐसी प्रदेश की ऐसी कौन सी संस्था बता दो जहाँ पर कि आपके बैकडोर से एंट्रीज नहीं होती हो? ऐसी कौन सी संस्था है? HPU कई दिनों पहले आपका जो है वो कई समय से HPU में जो है वो NUCI के बच्चे हैं जो वो आवाज़ उठा रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बैकडोर से एंट्रीज की जा रही है, PhD में बैकडोर से एंट्रीज की जा रही है। क्या आपको लगता है कि HPPSC जो है वो इतना कार्यभार संभाल पाएगा? आपने विदाउट उसके कंसर्न से एक तुरंत प्रभाव से डिसीजन ले लिया कि HPSSC को जो है वो सस्पेंड कर दें। एटलीस्ट आप उसकी जो है वो कार्य प्रणाली को चालू रखते, जो आपने OCD बिठाए हैं वहाँ पर, एटलीस्ट वो तो जो आपके बचे हुए स्टाफ हैं उनकी सहायता से एटलीस्ट पेंडिंग रिजल्ट तो वो निकाल सकते थे, DV वहाँ पर वो करवा सकते थे। तो होड़ जल्दबाजी में आपने निर्णय ले लिया। और अगर ये
आपको पता है कि भाई ये कमीशन ही इतना बेकार है कि इस पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ ही करप्ट हैं सारे, तो आपने क्यों फिर उनको सरप्लस स्टाफ में डाला? उनके ऊपर भी क्या क्यों आपने कोई एक्शन नहीं लिया? तो इसका सीधा सा मतलब जो एक ये निकलता है कि आपने खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए या खुद के नाम के साथ ये जोड़ने के लिए कि हमने यार इसको रोकने के लिए एच को ही जो है HPSSC को ही सस्पेंड कर दिया, तो मेरे हिसाब से इसका सीधा मतलब यही बनता है। वरना 4,000 बच्चों के भविष्य के साथ खेलना, जबकि आपके पास कोई सेकंड प्लान है नहीं, या तो आपके पास कोई और एजेंसी होती, आप उसके थ्रू करवा सकते थे। ये बहुत अच्छा डिसीजन होता कि अगर आप जो आने वाले भर्तियां हैं उनके लिए कोई और एजेंसी बनाओ, क्योंकि उनका प्रोसेस शुरू होना है। पर जो ऑलरेडी अपने एंडिंग स्टेज पर हैं, उसको तो एटलीस्ट आप पूरा करवा सकते थे HPSSC के थ्रू। उसमें क्या होना है, भर्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपकी पेंडिंग रिजल्ट ही निकलना है, आप उनका फाइनल रिजल्ट निकाल देते और उसके बाद कंडीशनल उन्हें ज्वाइनिंग एटलीस्ट दे देते। ज्वाइनिंग ना देनी हो तो एटलीस्ट फाइनल रिजल्ट तो निकाल देते कि कल को बच्चों को एक आश्वासन तो रहता है कि नहीं, जब ये 1-2 महीना इस प्रोसेस में शुरू रहेगा तो मुझे ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और अगर कंडीशनल ज्वाइनिंग दे देते तो उसमें लिख देते साहब कि कल को अगर आपका कोई पकड़ा जाता है तो वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि सीधा विजिलेंस ने कहा है कि 3 साल लग जाएंगे चेकिंग करते करते, तो क्या 3 साल तक बच्चे घर पर बैठे रहेंगे? तो मेरे हिसाब से HPSSC को सस्पेंड करना एक पब्लिसिटी स्टंट था, नथिंग और। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था कि भर्ती को करवाया जाए, किसके थ्रू करवाया जाए। HPSC को आपने भर्तियाँ एकदम दे दी, वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, सेंटर की बॉडी है, आप उसको बाध्य नहीं कर सकते भर्तियाँ करवाने के लिए। अब ये तो बात रही HPSSC की, आप किस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। दूसरा है कि पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का HPPSC का निर्णय सही है या गलत है? देखिए, HPPSC का जो शेड्यूल है वो खुद अभी उलझा हुआ है। HS की नोटिफिकेशन नहीं आई है, अलाइड की नोटिफिकेशन नहीं आई है, NT का आपकी कोई नोटिफिकेशन नहीं, तो अदरवाइज़ अगर आपको कोई चला रहता तो अभी तक फरवरी मंथ में जो है वो HS और एलाइड की नोटिफिकेशन आ जाती थी। कोई आपकी नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिल रही है। ऊपर से आपके पास HPPSC के पास क्या इतना स्टाफ है जो आपकी जो सरप्लस में भर्तियाँ निकली हुई है, जो आपकी पेंडिंग भर्तियाँ को पूरा करवा सकेगा? और क्या आपने HPPSC से पहले कंसल्ट किया कि वो सभी भर्तियाँ हुआ क्या वो करवा पाएगा जो कोर्ट में फंसी हुई हैं? कई भर्तियाँ ऐसी जिनके रिप्लाई दायर अभी कोर्ट में होने हैं, तो क्या HPPSC उनके रिप्लाई दायर करेगा? क्या उनकी गारंटी लेगा वो? उसे उस केस को स्टडी करने में ही 2-3 महीने लग जाएंगे। जिस एजेंसी ने या जिस कमीशन ने जो भर्तियां करवाई हैं, जब उनसे ही रिप्लाई दायर नहीं हो रहा तो HPPSC कैसे रिप्लाई दायर कर देगा उसमें? बात कड़वी है लेकिन सत्य है। तो वो तो ऑलरेडी भर्तियां लटक जाएंगी, और ऐसी भर्तियों को मेरे हिसाब से HPPSC लेगा ही नहीं जो इनके ऊपर कोई कन्फ्लिक्ट चला हो, जिनके ऊपर की विजिलेंस की चेकिंग चल रही हो। 18 भर्तियां ऐसी है, कैसे HPPSC उसे लेगा, कैसे हैंड ओवर कर लेगा? तो मेरे हिसाब से ये निर्णय भी बिल्कुल वाहियात या बिल्कुल एक बिना सोचे समझे लिया गया निर्णय था कि HPPSC कंडक्ट करवाएगा। और इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया होगा। दूसरा कि क्या रास्ता हो सकता है पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का। देखिए, पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने का मेरे हिसाब से कि अगर आप HPPSC को न देकर भर्तियाँ, जो आपका OCD आपने बिठाए गए हैं हमीरपुर के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर आपने OCD बिठाए गए हैं, और 55 जो स्टाफ है व्यक्तियों का जिनको कि आपने सरप्लस में डाला गया है, उनको वहाँ पर बैठाया जाता, और बजाय इसके कि जो जितना डाटा था उसे जो है वो HPPSC में ट्रांसफ़र किया जाता, उन OCD के द्वारा ही उनकी देख रेख में पेंडिंग भर्तियों का तो एटलीस्ट कंडीशनल तौर पर रिजल्ट निकाला जाता। ये यहाँ पर बहुत अच्छा स्टेप हो सकता था कि नई भर्तियों के लिए नई एजेंसी बनाई जाएगी, परंतु जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं जो लटकी गई हैं, किसी की डीवी होनी है, किसी का फाइनल रिजल्ट तक आना है आपका, तो वो OCD की देख रेख में हो सकता था। क्या OCD भी करप्ट है? क्या वो 55 जो इम्प्लॉय रखे हैं आपने, अगर आपको इतना भरोसा है कि वो 55 इम्प्लॉय के बस का रिजल्ट निकालना भी नहीं है, तो क्या गारंटी है कि वो 55 इम्प्लॉय आपके किसी और डिपार्टमेंट पे जाके करप्शन नहीं करेंगे? अगर वो इतने ईमानदार हैं तो OCD की देख रेख में क्या उनके बस का ये काम नहीं था कि वो रिजल्ट निकाल सके, साइट पर रिजल्ट पब्लिश कर सके? तो एक ये रास्ता हो सकता है कि बजाय आप इसके कि डाटा आप पूरा ट्रांसफ़र करो, उस डाटा को फिर HPPSC एनालाइज करे, HPPSC में स्टाफ को बढ़ाया जाए, इसके बजाय आप उसी बिल्डिंग के अंदर किसी एक OCD की देख रेख में या किसी और टेम्प्रेरी ऑफिसर की देख रेख में उस डाटा को आप जो है वो इवेलुएट कर सके, और वहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट के निकाल सकते थे। बहुत बड़ा, बहुत बेहतरीन डिसीजन होता है, परंतु आपने पूरी बॉडी को ही बिल्कुल समाप्त कर दिया।
हज़ारों 4 से 5 हज़ार लोगों का वहाँ पर डाटा स्टोर है। कल को वो डाटा किसी कारणवश, आपका डाटा ट्रांसफ़र करते समय किसी डाटा कारणवश डाटा लॉस हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? ये सवाल मन में आता है। तो पेंडिंग भर्तियों को करवाने का रास्ता एक ही हो सकता था कि ओसीडी की देख रेख में जो आपके सरप्लस पूल में डाले गए हैं एम्प्लॉयज़, उनके थ्रू एटलीस्ट पेंडिंग भर्तियों का रिजल्ट तो आप निकाल देते। तो कम से कम 4 हज़ार लोगों के सिर पर से जो है वो एक बोझ उतर जाता। तो ये एक हो सकता था। आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, या इसके अलावा और क्या हो सकता था वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या हो रहा है इन दिनों? देखिए, सीधी सादी में अगर बात करूँ, चाहे मैं किसी पार्टी विशेष को फॉलो नहीं करता हूँ, सिर्फ हम अपनी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 to 1 एस्पिरेंट का दूसरे एस्पिरेंट के साथ ये कन्वर्सेशन है, 1 to 1 कन्वर्सेशन। तो इन दिनों खाली टाइम पास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, सीधी बात। क्योंकि अगर सस्पेंड ही करना था तो 60 दिनों की मोहलत नहीं मांगी जाती, 60 दिनों के भीतर ही सस्पेंड कर दिया जाता। जब आपको पता चल रहा है कि इतनी सारी हेरफेर हो रहा है तो आप उसी समय सस्पेंड कर देते। 60 दिनों का आपने टाइम लिया, उसके बाद आपने क्या किया कि उसके बाद आपने इसे जाके सस्पेंड कर दिया 60 दिनों के बाद, जबकि आपके पास कोई और ऑटोनोमस बॉडी नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल तरीके से इन भर्तियों को करवा सके। तो इस सब प्रोसेस में ये हो रहा है कि सरकार अधिक से अधिक जो वो टाइम निकाल रही है। क्योंकि अगर हम बात करें 4 हज़ार लोगों की अगर नौकरी लग जाती है, 12 हज़ार रुपये भी अगर मिनिमम आपको मिल रहा है, तो एक महीने का ही आपका 4 करोड़ 80 लाख के लगभग आपका जो है वो 4 करोड़ से ऊपर का आपका बजट जो है वो बन जाएगा। तो सीधा बात है कि पैसा नहीं है स्टेट में इस समय, और ये सीधी बात है आपकी। अभी आपने बजट देखा तो उस जो आपका कैबिनेट बनी, तो उस कैबिनेट में जो डिसीजन पास हुआ, वहाँ पर लिक्वर को लेके जो है वो काफ़ी डिसीजन लिए गए, ताकि टैक्स को जो है वो आपका जो है वो कलेक्ट किया जा सके उसके थ्रू। तो सिंपल सही है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो इनकम का सोर्सेज उत्पन्न कर रही है वहाँ पर, थर्ड पार्टी से सोर्सेज उत्पन्न किए जा रहे हैं, तब जाके आपका मुझे लगता है कि रिजल्ट आएगा। जब कि तक कि देश की जो फाइनेंशियल कंडीशन नहीं स्टेबल हो जाती है। और बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर धीरे धीरे भर्ती जो है वो रद्द करने के कगार पे। देखिए, सीधी बात, एक तो पता चलता है कि अगर भर्ती रद्द ही करनी होती तो जैसे उन्होंने कमीशन सस्पेंड कर दिया उस समय वो भर्तियाँ भी रद्द कर चुके होते। ये बात आप मान कर चलिए। तो जो बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द करने की फिराक में, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। रिजल्ट आएंगे, चाहे 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने बाद रिजल्ट आए, रिजल्ट आना अवश्यम भावी है। रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। भर्ती रद्द नहीं होने वाली, इस भूल से आप हट जाइए। कहीं यूट्यूब चैनल बोल रहे हैं कि नहीं, प्रोसेस को लंबा खींचा जा रहा है, 2 2 3 3 निकाले जा रहे हैं, 4 4 निकाले जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर 2 या 3 आदमी कहीं निकल जाते तो कट ऑफ में फ़र्क पड़ेगा 1 1.5 नंबर का, मान कर चलिए आप। और वहाँ पर हो सकता है आपका नंबर भी पड़ जाए। तो ये पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो बैकडोर से लगा है उसको निकल रहा है बाहर। रिजल्ट तो आप क्या आएंगे? अगर भर्तियाँ रद्द ही करनी होती तो जैसे 73 लोग उन्होंने पकड़े वहाँ पर, तो उसी दिन 800 सारे की भर्ती रद्द कर देते, या बोल देते कि हम भर्ती रद्द करने के कगार में। क्योंकि जब कमीशन को सस्पेंड कर सकता है मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी भर्ती को रद्द करना कोई आसान काम नहीं है, या कोई मुश्किल कार्य सॉरी उनके लिए नहीं है भर्ती को रद्द करना। वो एक निर्णय लेकर भर्ती रद्द कर सकते हैं। परंतु उन्हें आश्वासन दिया कि यार भर्ती जो है वो रद्द नहीं होगी, क्योंकि सही भी डिसीजन भी है। परंतु आप समझिए इस बात को कि देश के पास अभी फ़िलहाल बजट नहीं है। इसी के लिए जो है वो अभी सोर्सेस गवर्नमेंट जुटा रही है। और मैं किसी गवर्नमेंट का चमचा नहीं हूँ, परंतु गवर्नमेंट सोर्स जुटा रही है, और इस सोर्सेस के दम पर एम्प्लॉय को जो है वो पेंशन तनख्वाह जो है आपकी दी जाएगी। अब तो इन तीनों सरकार क्या करेगी? टाइम ज़्यादा ले रही है, टाइम लैप्स हो रहा है, टाइम ज़्यादा ले रही है। इसीलिए पहले 60 दिन का समय लिया, उसके बाद 15 दिन का और समय लिया गया, 20 दिन का फिर और समय लिया गया। तो यह बात को समझिए इसको। अगर भर्तियाँ रद्द करनी होती तो नई गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो पुरानी गवर्नमेंट के किए गए काम रद्द कर सके। सस्पेक्ट के बेस पर भी ऐसी भर्ती को रद्द किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें भी ज्वाइनिंग नहीं हो। ज्वाइनिंग अगर किसी में हो गई है तो उसको सस्पेंड या उसको रद्द करने के लिए ठोस प्रूफ की आवश्यकता होती है। सस्पेक्ट के बेस पर अगर रद्द करना होता तो गवर्नमेंट कर देती। ये बात जानिए आप, गुमराह होने से बचिए। तो खाली क्या किया जा रहा है कि आपके रिजल्ट आएंगे, जरूर आएंगे, परंतु समय लगेगा, क्योंकि अभी ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, तभी थोड़ा हेर फेर किया जा रहा है। इस बात को मानिए आप। तभी एचपीपीएससी को बिना पूछ के एचपीपीएससी को ऑर्डर दे दे कि आप भर्ती करवाइए। क्योंकि अगर एचपीपीएससी मान भी जाता है तो पहले वो स्टडी करेगा, कोर्ट में रिप्लाई दायर करेगा, अगर करने होंगे किसी केस में रिप्लाई दायर करने को तो वहाँ दायर करेगा, डाटा ट्रांसफ़र होगा, समय लगेगा, उस डाटा को एनालाइज करेगा, तब जाके भर्ती। तो उसमें 2 3 हो सकता है आपका 1 2 महीना लग जाए भी। और तो इन चीज़ों को
ध्यान रखिए क्या हो रहा है, भर्तियाँ रद्द नहीं करनी है पर टाइम जो है वो काटा जा रहा है सरकार के द्वारा। दूसरी चीज़ है कि नई भर्तियाँ कब तक आएंगी। देखिए सीधी बात है, जून से पहले आपकी कोई नई भर्ती नहीं आएगी। अब गवर्नमेंट ने तो बोलते हैं कि 1 अप्रैल के बाद आपको जो वो नई भर्तियाँ देखने को मिलेगी। पर अगर आपकी नोटिफिकेशन निकलती है, मान लो HPPSC आपकी नोटिफिकेशन निकालता है, तो 2 महीने का टाइम तो भाई वो भी देगा। तो जून जुलाई से पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, ये मान कर चलिए आप। जून जुलाई से पहले अगर आपकी पुरानी भर्तियाँ ही क्लियर होगी तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास अभी कोई प्लान नहीं है। कमेटी अभी बनाई है उन्होंने, तो कमेटी ऐसा तो है नहीं कि 2 दिन में कमेटी सिफारिश अपनी दे देगी। कमेटी एनालाइज करेगी, सिफारिश देने में समय लगेगा, उसके बाद उसको ऊपर विचार किया जाएगा और फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी जो है वो बनाई जाएगी। जो बॉडी बनाएगी तो वो पूरा डाटा को कलेक्ट करेगी, तो इसमें ही आपका जो है वो 1 डेढ़ महीने का टाइम लग जाएगा। और उसके बाद भर्तियाँ आपकी जो निकलेंगी अप्रूव हो जाएंगी, कैबिनेट में अप्रूव हो जाएंगी, परंतु उसे रेगुलेट होने में भी समय लगेगा। तो जून तक से पहले मुझे नहीं लगता है कि कोई आपका रिटन एग्जाम होगा। इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। एक्सपीरियंस को क्या करना चाहिए, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि समय आपका निकलता जा रहा है। इस बात को, इस लास्ट पॉइंट को समझिए कि समय आपका निकलता जा रहा है, पर इस समय का सदुपयोग आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो भी आपकी इस समय के बाद कोई भर्ती आए उसमें आप बुल्स की हाइक को हिट कर दो, मतलब कि आप उसमें जो है वो क्लियर कर जाओ। ये अपनी कोशिश रखिए। अगर आप फिर यही सोचते हैं कि नहीं कोई एजेंसी बनेगी, वो क्या सिलेबस डालेगी, उसके सिलेबस के हिसाब से हम पढ़ेंगे तब हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो आपको 1 डेढ़ साल और लग जाएगा क्रैक करने में, और ये रियलिटी है। तो आप अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रखिए और कोशिश ये कीजिए कि जो पहली वैकेंसी निकले क्लास 3 की या किसी भी क्लास 2 की या क्लास 1 की, उसमें ही आप क्लियर करने के लिए एबल हो जाओ। अब इस टाइम में क्या हो रहा है, इतनी काफ़ी 60 दिनों से लोगों ने स्ट्रेस ले लिया, क्या उखाड़ लिया स्ट्रेस लेके। मैं भी काफ़ी दिनों से स्ट्रेस में था, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो क्या उखाड़ लिया स्ट्रेस लेके हमने। 60 दिन बर्बाद चले गए बिल्कुल। डेली यूट्यूब खोल कर देखते कि क्या होगा, कब आएगी कब आएगी कब आएगी। जब आनी होगी या जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन आप सभी को पता लग जाएगा। इतनी छोटी बात नहीं है कि किसी को पता नहीं लगे। हल्ला हो जाएगा उस दिन की नई भर्तियों के रिजल्ट निकलने शुरू हो गए, ये होना शुरू हो गया। तो कॉन्सेंट्रेट अपना प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी प्रिपरेशन इस समय इतनी अच्छी रखिए कि फर्स्ट जो आपका बैच निकलेगा या फर्स्ट जो नोटिफिकेशन निकलेगी उस रिक्रूटमेंट में ही आप अपना सिलेक्शन ले पाएँ। सबसे बेस्ट तरीका है ये। अब पढ़े क्या, प्रॉब्लम ही आ जाती है। पैटर्न चेंज हो जाएगा, पता नहीं है पैटर्न चेंज कैसा आएगा। किस तरीके का पटवारी का एग्जाम है, पता नहीं पैटर्न कैसा आएगा। हो सकता है जेईई के कैडर को ख़त्म किया जाए, पता नहीं पैटर्न कैसा आएगा। तो भाई जीएस तो सेम रहेगी, हिमाचल तो सेम रहेगा, हिस्ट्री तो सेम रहेगी, ज्योग्राफी तो सेम रहेगी। पढ़ना तो उस समय भी है, पढ़ना अभी भी है। तो बजाय इसके कि कंप्यूटर के ऊपर ज़्यादा फोकस रख दिया इन दिनों, जीएस के ऊपर फोकस रखिए। और अगर 1% भी आप मुझसे सहमत हों तो बताइएगा किस नहीं सर आप सही बात कर रहे हो। जीएस के ऊपर फोकस रखिए, हिमाचल के ऊपर फोकस रखिए। एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, हिमाचल का कौन से लेवल का एग्ज़ाम हो, जीएस और हिमाचल तो आएगा ही उसमें। ऐसा तो है नहीं कि हिमाचल की जगह वो उत्तर प्रदेश का इतिहास आपको दे देंगे। तो बेस्ट टाइम है, अपनी जीएस को फोकस कीजिए, हिमाचल को फोकस कीजिए। जीएस में लूसेंट, उसके अलावा और कौन सी बुक है उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। जगमोहन भलोकरा को पढ़ना कैसे है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। बेस्ट टाइम है अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का, क्योंकि हो सकता है रिक्रूटमेंट के 1 से 1.5 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं। तो याद रखिए इन चीज़ को, 2024 से पहले गवर्नमेंट को करना होगा। इलेक्शन से पहले आपकी पुरानी रिक्रूटमेंट भी निकलेंगी, पूरी क्लियर हो जाएंगी और नई रिक्रूटमेंट भी आपकी निकलेंगी। और इतना समय मुझे नहीं लगता कि आपके पास होगा कि आप प्रिपरेशन करें, जीएस को पढ़ें, हिमाचल को पूरा कर लें। तो ये बेस्ट टाइम है आपको अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का। कैसे करनी है प्रिपरेशन, वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो और मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं वीडियो से सहमत होंगे, इस चीज़ से सहमत हो गए आप। आपके अपने विचार हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी हमें बताइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है वीडियो से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, क्या पढ़ना है उससे रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर हमें आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हमें करते भी हैं। और जीएस में क्या मैप को शुरू किया जाए, मैप अगर आप चाहते हो कि मैप की क्लास आपकी हो, मैप को ईजिएस्ट वे में किस तरीके से पढ़ा जाए या जीएस को मैप के थ्रू कैसे कवर किया जाए, तो वो बताइए, वो हम लेके आ जाएंगे।
हिमाचल को कैसे कवर करना है, हिमाचल से रिलेटेड अगर आपको चाहिए कि हिमाचल की जीके कवर करवाई जाए, वो आप मुझे बताइए। हमेशा तत्पर है कंप्यूटर के ही आगे नोट्स जो है वो कंप्यूटर पढ़ाया जाए तो वो हमें बताइए, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है कि ईजिएस्ट वे में किस तरीके से जो है वो नॉलेज आप तक पहुंच सके और ईजिएस्ट वे में किस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकें। तो अगर आप चाहते हो कि वीडियो और कंटिन्यू रखी जाए या जीएस के ऊपर वीडियो कंटिन्यू रखी जाए, या जिस टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो कि वीडियो कंटिन्यू रखी जाए उस टॉपिक को हमें बताइएगा। तो हम ट्राई करेंगे कि बहुत ईजिएस्ट वे में एक शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आपको जो है वो सिलेबस पूरा करवाया जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को बनाया हुआ चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आने वाले समय में सिलेबस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन वीडियो आने वाली है। और मैं सोच रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश के जो आपके दर्रे हैं, पासेज हैं, आपकी चोटियाँ हैं, जिन्हें की याद करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, उन्हें शॉर्ट ट्रिक की सहायता से आपको याद करवाया जाए। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो आपके सामने लेकर आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते किसी और दिन किसी नई वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, गॉड ब्लेस।